दोस्तों चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन। मतलब इस चैप्टर में जितना भी बेसिक यूज़ हुआ है हम सब पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और बेसिक नॉलेज ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बस आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो मैं आपको बताऊँगा आपको नोट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसके लिए 3 परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं। ठीक है, और इन 3 परिभाषाओं से आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखा है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जब भी वास्तविक संख्याओं की परिभाषा के लिए पूछा जाता है तो इसमें से कोई भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। और इस वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है कि सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा कौन सी होती है? जिसमें बीच में होता है 0, ठीक है, और सीधी एक ये रेखा जिसमें 0 से आगे की साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आगे ले चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर 0 से पीछे की साइड में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4 और ऐसे ही ये आगे की साइड चलता रहेगा। तो संख्या रेखा पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती, ठीक है, जो हम यहाँ पर ना लिख सकें। जो पॉइंट्स में होती हैं, जो फ्रैक्शन में होती है, मतलब जैसे 2/3 है या फिर कोई पॉइंट वाली संख्याएं हो, वो सब भी इसके अंदर लिखी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे 0.5 है तो इसका मतलब है कि वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम शो कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट ना कर सकें। तो इसका मतलब है कि सभी संख्याएं, ठीक है, सभी संख्याएं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, जिनको लिख सकते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसा कि तीसरी वाली परिभाषा में लिखा है, जटिल संख्याएं जैसे -√1, -√2, ऐसे ही जो रूट के अंदर संख्याएं हों और माइनस के अंदर हों, ठीक है, उन संख्याओं की यहाँ पर बात की जा रही है। उन संख्याओं को छोड़कर जितनी भी आप संख्याएं सोच सकते हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर है और माइनस में है, ठीक है, मतलब वर्गमूल में है और माइनस में है, ऐसी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ऐसी संख्याएं जो होती हैं जो रूट के अंदर हों और माइनस में हों, ये होती हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, रूट के अंदर कोई भी एक संख्या हो जो माइनस में है तो इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या है, वो वास्तविक संख्या नहीं है। और इनको छोड़कर जो भी संख्या यहाँ लिखा हुआ है, जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं, सोचने को तो हम बहुत सारी संख्याएं सोच सकते हैं। कोई भी संख्या हम सोच सकते हैं 3/4, मन में कोई भी संख्या सोच सकते हैं जो पॉइंट में चल रही है, 2.3353, रुक ही नहीं रही है। ठीक है, कोई भी संख्या हम सोच सकते हैं, वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। बस इन संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के कुछ उदाहरण। ठीक है, वो सब के सब इस चैप्टर में यूज़ होंगे। ठीक है, तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जैसे यहाँ पर है काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी? रूट के अंदर जो संख्याएं माइनस में होती हैं, जैसे -1, -2। ठीक है, इन संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्याओं के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, गिनने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ये एक पेन रखा है और यहाँ पर ये दूसरा पेन रखा है। अब अगर काउंट करने के लिए कहा जाए आपसे कि कितने पेन है, तो हम इसको कैसे गिनेंगे? 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? गिनने की बात हो रही है। 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ना ही 0 से स्टार्ट करेंगे, ना ही -1 से करेंगे, ना -2 से करेंगे। कहाँ से करेंगे? हमेशा 1 से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं। तो ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही डॉट डॉट चलती रहेंगी। कहाँ तक? अनंत तक।
ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इसलिए हम इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो अभी हमने निकाली यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में किस चीज़ की कमी है, ज़ीरो की कमी है। अगर हम इसके आगे सिर्फ ज़ीरो लगा दें तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। क्योंकि ये संख्याएं किसके बिना अधूरी थी, ज़ीरो के बिना, तो ज़ीरो लग जाएगा तो क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी। तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। ऐसी संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है। इसलिए इसे हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं ही हैं। ठीक है। तो इसके बाद आता है पूर्णांक। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। इसको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है। इसलिए इसे हम कैपिटल आई से लिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक का अर्थ क्या होगा, पूर्णांक का अर्थ है, जैसे अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब है पूरा अंक। ठीक है। पूरा अंक, पूरे अंक का मतलब है कि जो पॉइंट्स में ना हो। जैसे एक क्या है, एक पूरा अंक है। ठीक है। और 1.5 क्या है, ये आधा हो गया, मतलब आधा नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। तो पूरे पूरे क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये पूरे पूरे अंक है। तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है। अब ये पूर्णांक जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक, ठीक है, और दूसरा होता है धनात्मक। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक और ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, माइनस में, तो इसका मतलब माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो ऐसे नंबर जो माइनस में होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्णांक का मतलब पूरा नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है। वास्तविक संख्याएं पढ़ ली हमने, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ ली, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, और हमने पूर्णांक पढ़ लिया। और पूर्णांक के यहाँ दो प्रकार हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। कोई भी डाउट आए बीच में, ठीक है, तो कमेंट में पूछ लेना। अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम भाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर। तो इनके बारे में भी मैंने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, स्वयं के और एक के अतिरिक्त, मतलब खुद के और एक के अतिरिक्त कोई दूसरे नंबर से भी विभाजित हो जाती है, वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है, 0 के बाद में 4 होती है। ठीक है। 4 एक ऐसी संख्या है जो 4 मतलब ये कट जाएगी, किससे भाग देने पर कट जाएगी, 4 से, मतलब स्वयं से। ठीक है। स्वयं मतलब खुद से भाग देने पर कट जाएगी, 4 ही कम 4। और किससे कट जाएगी, ये 1 से कट जाएगी। ठीक है। स्वयं के और एक के अतिरिक्त ये किसी दूसरे नंबर से भी कट जाती है, जैसे ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है। 4 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो भाज्य संख्या, 4 के बाद है 6। ठीक है। 6 किससे कट जाता है, 6 कट जाता है खुद 6 से, और ये किससे कट जाएगा, और कट जाएगा 1 से, और ये किससे कटेगा, 6 के, मतलब स्वयं के और खुद के अलावा किसी अन्य नंबर से भी कट रहा है, जैसे 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो 6 के और 1 के अलावा बाकी 2 नंबरों से और कट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 0 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है,
अभाज्य संख्या। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है 2। ये 2 के, ठीक है, स्वयं के और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। मतलब होगी तो खुद अपने नंबर से होगी, जैसे 2 है तो 2 से ही होगा, या फिर 1 से होगा। इसके अलावा ये किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होगा। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसके बाद कौन सी संख्या है? 3। 3 सिर्फ 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं होगा, मतलब भाग देने पर नहीं कटेगा। इसके बाद कौन सी आती है? 5, है ना। 5 सिर्फ 5 से विभाजित होगी या फिर 1 से होगी, इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के और 1 के अतिरिक्त बाकी किसी दूसरे नंबर से भी विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ये स्वयं के और 1 के अतिरिक्त 3 और 2 से भी विभाजित हो रही हैं तो भाज्य हैं, और जो खुद से और 1 से विभाजित होती हैं सिर्फ वो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो पहले समझते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q का मतलब क्या हुआ? जैसे 2/3, ठीक है। ये क्या है? p/q, मतलब ऊपर वाला नंबर p है और नीचे वाला नंबर q है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 है, ठीक है। 5/2 हो गया, ये 7/5 हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये हमें p/q के रूप में दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये भी एक परिमेय संख्या है। तो वो कैसे होंगी? इसके अपॉन में अगर हम 1 लिख दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 1 से हम किसी नंबर को भाग करते हैं तो वही नंबर आता है। तो इसके भी अपॉन में अगर 1 लिख देते हैं तो इस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मान 2 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके अपॉन में 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अपॉन में 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। बस क्या शर्त है इसकी कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ, जैसे 4 है, इसके अपॉन में अगर 0 लिख दें तो ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं होगी। अब ये जो संख्याएं यहाँ पर लिखी है, ठीक है, सीधी सी बात है, हम इनको भाग भी कर सकते हैं। जैसे 2 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, 5 को 2 से कर सकते हैं, 7 को 5 से कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें भाग करेंगे तो इनका दशमलव प्रसार आएगा, ठीक है। दशमलव प्रसार वो कैसे आएगा? जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम 5 को भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 1, यहाँ पर आ गया पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे? दशमलव, ठीक है। फिर पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ 0 आएगा, 2 पंजे 10, ठीक है, और ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब ये एक शांत आवर्ती का है। ये वाला जो पार्ट है ये एक शांत आवर्ती का है। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम भाग करते हैं, ठीक है, और भाग करने के बाद में उसका जो शेषफल है वो 0 आ जाता है, और पॉइंट के बाद में कुछ नंबरों बाद, जैसे यहाँ पर 5 के बाद में ही ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया और ये हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। और कुछ नंबर ऐसे होंगे जैसे यहाँ पर 2.5 आया है, तो इसको हमें आगे और भाग करना पड़ रहा है और ये कंटिन्यू चल रहा है, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, ऐसे कंटिन्यू ये क्या चल रहा है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? अशांत आवर्ती आ जाएगा, ठीक है। तो परिमेय जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं के अंदर भी 2 कैटेगरी आ गई, कौन कौन सी? शांत और अशांत आवर्ती। अब शांत और अशांत आवर्ती में, ठीक है, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे शांत आवर्ती हो गया, ठीक है, अशांत आवर्ती हो गया, और तीसरा होता है अनावर्ती।
ठीक है। ये जो दो शुरू की हैं ये परिमेय संख्या में आती है, और ये जो तीसरे नंबर पर है ये अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, अभी हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, तो पहले इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो शांत आवर्ती कौन सी होती है? ठीक है, शांत आवर्ती की परिभाषा होती है ऐसे नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे होते हैं और उनके अपॉन में जो क्यू है, ठीक है, ये जो होता है या तो 2 होगा, ठीक है, या फिर 5 होगा, या फिर 2 और 5, ठीक है, 2 गुणा 5, ये दोनों के दोनों नंबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3/2, ठीक है, और 5/2, या फिर लिख सकते हैं 7/5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये शांत आवर्ती के हैं, मतलब 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे 2 को 3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10, तो ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या है, शांत आवर्ती है। दशमलव के बाद में ये 5 पर आकर रुक जाता है, तो ये क्या है, शांत आवर्ती का है। तो ऐसे ही 5 को भाग करेंगे तो ये भी दशमलव के बाद रुक जाएगा, और 7 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये भी दशमलव के बाद रुक जाएगा, तो ये क्या है, शांत आवर्ती है। या तो फिर 2 और 5 दोनों हो, जैसे 10, ठीक है, 2 और 5 अगर साथ में होंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 13/10, ठीक है, तो ये भी दशमलव के बाद में रुक जाएगा, तो ये क्या है, शांत आवर्ती है। तो शांत आवर्ती की परिभाषा में यही होता है, जो इसका क्यू है, ठीक है, अपॉन वाली जो संख्या है नीचे वाली, या तो 2 होगी या 5 होगी, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, और दूसरा परिमेय संख्या में आता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का मतलब है कि पॉइंट के बाद में जैसे यहाँ पर ये 5 पर रुक गए, वो रुकेगा नहीं, ठीक है, वो नंबर कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और वो क्या होगा, आवर्ती में होगा, मतलब क्या होगा, रिपीटिंग होगा, वो नंबर रिपीट होगा। जैसे एक एग्जांपल है 10/3, ठीक है, अगर 10 को हम 3 से भाग करते हैं तो 3 तिया 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब यहाँ पे 10 था, यहाँ पे भी 10, फिर 3 तिया 9, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, अब पॉइंट नहीं लगाते, एक बार पॉइंट लगाने के बाद में फिर सीधे सिर्फ 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 3 तिया 9, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, यहाँ पर 3 3 3 कंटिन्यू आता रहेगा। तो जब भी ऊपर कंटिन्यू 3 3 3 आता रहता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगाकर उस क्वेश्चन को हम वहीं रोक देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद में 3 3 रिपीट हो रहा है, तो 1 3 को लिखने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे हम बार। इस बार का मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो रिपीट वाले नंबर होते हैं वो क्या होती हैं, अशांत आवर्ती होते हैं। ठीक है, और वो नंबर कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। मान लो कोई 2 नंबर हैं, जब हमने उनको भाग किया तो हमारे पास में कुछ इस तरह का आंसर आया, 2.121212। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 और 2 रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, कब लगेगा, जब हम इसके आगे की संख्या को नहीं लिखेंगे। अब 1 2 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो रिपीट वाली संख्याएँ होती हैं ये कंटिन्यू चल रही हैं, इसलिए ये अशांत है और ये आवर्ती हैं। ठीक है, मतलब एक जगह पर रुक गई हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। जो शांत आवर्ती के होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद में कोई नंबर यहाँ पर आकर रुक गया और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो ये शांत आवर्ती हो गया। और जो नंबर कंटिन्यू चल रहा है और उसके कुछ नंबर आगे के रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है, और ये दशमलव वाला जो नंबर है इसके आगे का ये कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो 0.12345, इसके आगे फिर 12345, फिर 12345, तो ये कितना भी हो सकता है। उसके बाद हमें देखना है कि वापस से पीछे के नंबर रिपीट हुए या नहीं हुए, तो इसको हम लिखेंगे 0.12345 और इस पूरे के ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कंटिन्यू चल भी रहा है और रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, मतलब इन्हें हम इस तरह से लिख ही नहीं सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते।
तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे √2 है, ठीक है, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और √3 है, ठीक है, √5 है, या फिर पाई है, ठीक है, इसे भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये p/q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो पाई का जो रियल मान है, ठीक है, पाई का जो रियल मान है वो पॉइंट्स में है, जैसे 3.14, और कंटिन्यूस के आगे बहुत सारे नंबर चलते रहते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते। ठीक है, रिपीट नहीं होते। और ये जो 22/7 है, ठीक है, पाई का मान क्या है, ये वाला मान है 3.14 करके आगे कुछ नंबर हैं इसमें जो कंटिन्यू चलते रहते हैं। और अगर हम 22 को 7 से भाग करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ये हम कुछ टाइम तक मैच कर लेते हैं, मतलब कुछ टाइम तक जो नंबर चलते हैं वो मैच होते हैं इसके। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स में, मतलब लगभग में ये वाली वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7। ये पाई का रियल मान नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, p/q के रूप में है, तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई परिमेय संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि पाई का ये मान रियल नहीं है। पाई का मान क्या है, यहाँ पर 3.14 करके और कंटिन्यू आगे इसमें नंबर है, और ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होते। ठीक है, जो नंबर रूट के अंदर होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम माने √4, ठीक है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 रूट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब √4 का जो रियल मान है वो क्या है, 2 है, इसलिए √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, जैसे √2 हो गई, √3, √5, √7। ठीक है, और ऐसी संख्याएं जो पॉइंट के बाद में, जैसे 2 पॉइंट और पॉइंट के बाद में वो कंटिन्यू चलती रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 5 7 3 2, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं है जो बार बार रिपीट हो, यहाँ पे हर बार में कोई नया नंबर आएगा, हर बार में कोई नया नंबर आएगा। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है ना, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनावर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और परिमेय संख्याएं यहाँ पर 2 प्रकार में है, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत में क्या है कि 2.5 भाग देने के बाद में वो पॉइंट के बाद में रुक जाती हैं, वो शांत होती हैं। और अशांत आवर्ती कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद में कंटिन्यू चलती रहती हैं लेकिन उसमें कुछ नंबर रिपीट होते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर कोई नंबर हैं जो कंटिन्यू यहाँ पर चल रहे हैं, उसके आगे के जो नंबर हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, वो सब अपरिमेय संख्या में आते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। ठीक है, और ये टॉपिक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले इस चैप्टर में 2 टॉपिक थे। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते थे हम उसको, और दूसरा था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो वो जो पहला वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है बुक से। ठीक है, अब जो नई बुक में जो टॉपिक है वो सिर्फ यही वाला है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, यह है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर क्या है कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें बदलना होता है। ठीक है, वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी दूसरे नंबर से विभाजित हो जाती हैं, और अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से और एक से ही विभाजित होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर 6। ठीक है, 6 क्या है, एक भाज्य संख्या, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, है ना। 2 × 3 लिख दिया हमने 6 को, तो ये हो गया एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो 2 तरह से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। बुक में आपने देखा होगा, आपको दिया होगा एक गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष, या तो इसकी मदद से कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं
एलसीएम की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर लेते हैं, हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 52। ठीक है, अब हम इसे गुणनखंड वृक्ष की मदद से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, इसमें लिखेंगे 52। ठीक है, अब जिससे हम भाग करेंगे उसको लिखेंगे यहाँ पर, और जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 52 को हम 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 1 2 और 2 छिंग 12। ठीक है, पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया 26। तो हमने 2 से भाग किया, कितना आया 26 आया। ठीक है, इसी तरह से अब 26 को हम किससे भाग करेंगे, 2 से ही भाग करेंगे, और 2 से भाग करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा। ठीक है, तो हमने किससे भाग किया, 13 से भाग किया, और आंसर कितना आएगा 13 एकम 13। तो जब यहाँ पर 1 आ जाता है तो इसका जो एलसीएम है 52 का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, और 52 को हम क्या लिखेंगे, 52 को हम लिखेंगे, ये जो इधर की लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसको ही हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब या तो हम इसे कर सकते हैं एलसीएम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 52, और इसको करेंगे 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो यह आ गया 52 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 13। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर व्यक्त करके देख लिया। अब दिया है कि तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसका मतलब क्या है, अद्वितीय का मतलब होता है एक यूनिक वे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हमारे पास जब हमने इसको 52 को यहाँ पर इसका एलसीएम लिया, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर पहले सबसे छोटे नंबर से लिया, ठीक है, फिर उसके बाद छोटे नंबर से लिया, फिर उसके बाद बड़े नंबर से लिया। हम चाहें तो इस 52 का एलसीएम ऐसे भी ले सकते थे, जैसे 13 से ये कट जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। ठीक है, 13 चौक 52। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 13 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर इसका जो प्रकार है वो क्या है, अद्वितीय है, अद्वितीय प्रकार। ठीक है, कोई भी नंबर हो यहाँ पर जिसका हमने एलसीएम लिया है, उसके जैसे यहाँ पर जितने भी नंबर आए हैं, ठीक है, उसको हम किसी भी नंबर से भाग कर दें, तो स्टार्टिंग में कोई छोटा नंबर भी हो सकता है, फिर उसके बाद बड़ा नंबर आ सकता है, जैसे यहाँ पर बड़ा नंबर आ गया, फिर छोटा आ गया। ठीक है, ऐसे करके जो भी नंबर आएंगे, यहाँ पे 12 आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये है अद्वितीय प्रकार। हमने पहले 5 से भाग किया, फिर 3 से काटा, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 12 से। ठीक है, तो ये क्या है, एक अद्वितीय प्रकार है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, देखो यह है गुणनखंडन, जो हमारे पास में यहाँ पे ये जो गुणनखंडन आते हैं, ठीक है, गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब ये वाला जो आने वाला क्रम है, क्रम कौन सा होता है, क्रम होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर तक। ठीक है, सबसे पहले छोटा नंबर हो, उसके बाद फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर हो, तो वो क्या होता है, क्रम होता है। उस क्रम के आने से पहले पहले, ठीक है, आने वाले क्रम के बिना, मतलब इस आने वाले क्रम के बिना जो भी हम होता यहाँ पर भाग वो करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और जो कंटिन्यू यहाँ पर नंबर आते हैं उसको इन्होंने बोला कि आने वाले क्रम के बिना वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले क्रम के बिना क्या है, अद्वितीय हैं। और अगर इन्हीं को हम क्रम से लिख देंगे तो ये अद्वितीय प्रकार हट जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसको नॉर्मली बताया गया है सिर्फ। ठीक है, कि अगर हम इसे क्रम में नहीं लिखेंगे, छोटे से लेकर बड़े नंबर तक नहीं लिखते हैं, तो इसका जो प्रकार है वो अद्वितीय प्रकार होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसी को हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है।